तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। लास्ट संडे यानी कि कल फॉलो अप नहीं था और उसकी वजह मैं इस कहानी के आखिर में बताऊंगा, लेकिन आज की कहानी शुरू करता हूँ। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी फ़कीर, शशि कपूर और इसमें शबाना आज़मी मेन लीड रोल में थे। और इस फिल्म का एक गाना किशोरदा ने जो गाया था बहुत ही मशहूर हुआ था, और वो गाना था तोता मैना की कहानी तो पुरानी है, पुरानी हो गई। ये गाना मुझे लगता है आप सबने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये गाना आज भी उतना ही मशहूर है। पर इस गाने को सुनकर जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। क्या तोता मैना की कोई कहानी थी जिसको इस गाने में इस्तेमाल किया गया, या फिर यूं ही ये एक फिल्म के सीन के हिसाब से इसको पिक्चराइज किया गया था? अभी जो मैंने कहा कि मैं आपको सुना नहीं पाया था फॉलो अप, उसकी वजह यही है कि मुझे भी नहीं मालूम थे 2 दिन पहले तक। लेकिन अब पता चला कि ये गाने सिर्फ यूं ही नहीं लिख दिए गए थे, बल्कि हकीकत में अपने देश में तोता मैना की एक कहानी थी। इतिहास में बाकायदा इसका उल्लेख है और इसकी निशानी, इसका सबूत आज भी है। आज वही कहानी और इसके बाद इस कहानी के पीछे की कहानी आखिर में। बात 16वीं सदी की है। 1601 में अकबर, तब तक भारत पर अलग अलग कब्जा हो चुका था मुगलों का। 1601 में अकबर ने एक मध्य प्रदेश में जगह है बुरहानपुर और एक है असीगढ़, इन 2 जगहों पर भी कब्जा कर लिया। अब अकबर कब्जा करते जाते, उसके बाद वो उस वक्त अपना आगरा में हेडक्वार्टर था एक तरह से मुगलों का। तो जो असीगढ़ था और बुरहानपुर, इन दोनों पर अब मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी, अकबर बादशाह। तो अकबर ने इन दोनों जगहों पर कब्जा करने के बाद अपने एक बेटे जिसका नाम दानियाल था, उसको वहाँ का गवर्नर बना दिया और कहा कि अब तुम यहाँ की सारी चीज़ें देखो। लेकिन दानियाल इतना परिपक्व या होशियार भी नहीं था, तो इसीलिए सत्ता को संभालने के लिए अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक रहीम खाना, रहीमन दोहा आपने बहुत सुना होगा, आगे मैं सुनाऊंगा। तो रहीम को कहा कि आप ये सारी चीज़ें देखो, लेकिन दानियाल को मेन गवर्नर बनाया था, पर असल में काम गवर्नर का कर रहे थे रहीम। 1601 की बात थी, ये नेमाड़ इलाके में पड़ता है पूरा बुरहानपुर और बाकी जगह। तभी 1603, 2 साल बीत गए थे। अचानक ये नेमाड़ का जो इलाका बहुत गर्मी पड़ती है, तो 1603 में वहाँ पानी की बड़ी ज़बरदस्त किल्लत हो गई। पीने का पानी नहीं, लोग परेशान। और ये वो दौर था जब वो लोग अपने बादशाह को एक तरह से गॉड समझते थे कि कोई भी मसला होगा बादशाह है, बादशाह कर देंगे, इसीलिए कई जगह बादशाह सलामत कहा जाता है। तो ये हुआ कि सब ठीक हो जाएगा, बादशाह पानी देंगे। तो पानी की बड़ी किल्लत बुरहानपुर में, लोग परेशान। इसके बाद वो पहुंचे गवर्नर साहब के पास। रहीम खाना से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि हमारी दिक्कत है। तो उन्होंने पूछा जनता से क्या परेशानी है। उन्होंने कहा पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा हम क्या करें। तो उन्होंने कहा आप क्या करें, आप पानी का इंतजाम कीजिए हमारे लिए। तो अब समझ में नहीं आया पहले रहीम, क्या करूं, कैसे करूं। तभी उनके कुछ लोग थे वहीं लोकल, उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा पानी का इंतजाम कैसे होगा इतनी बड़ी आबादी के लिए। और उस दौर में वो आबादी 9 लाख की थी, सोचिए 9 लाख लोग रहते थे बुरहानपुर में। तो जब उन्होंने लोकल लोगों से बात की कुछ के कहने पर, तो उन्होंने रहीम से कहा कि यहाँ पे एक फ़कीर रहते हैं और उन फ़कीर का जो नाम है हज़रत शाह लतीफ़। अगर आप खुद पैदल चलकर उन तक जाएंगे जहाँ पे वो रहते हैं, तो पक्का बता देंगे कि हमें पानी कैसे मिलेगा और ये पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। लेकिन अब ये लोगों को बोलना था, बोल गए। अब उन्हें लगा कि एक मुगलिया सल्तनत का गवर्नर, इतना पावरफुल आदमी रहीम खाना, वो खुद चलकर किसी फ़कीर के दरवाजे पे क्यों जाएगा। फ़कीर को महल में बुला सकता है, लेकिन लोगों की ज़िद थी और ये था कि अगर आप खुद जाएंगे तभी होगा, आप अगर उनको जबरन बुला लेंगे अपनी ताकत दिखाकर तो कोई फ़ायदा नहीं। रहीम नौरत्न इसीलिए नहीं थे अकबर के दरबार के, जिनमें एक बिरबल भी थे। तो जब उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि चलो अगर लोगों की आस्थाएं ऐसी हैं और अगर लोगों की पानी की किल्लत दूर हो सकती है तो क्यों ना उस फ़कीर के हुजरे तक चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब रहीम अपने लाओलश्कर लोगों के साथ खुद चलते हुए एक फ़कीर के घर पहुँचते हैं, जो हज़रत लतीफ़ जिनका नाम। जब वो घर पहुँचे, अभी अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो आसपास घर का एक खुला हुआ सा पूरी जगह थी। तो जब वहाँ पहुँचे उन्होंने उस
इलाके में मतलब उनके घर के इर्द गिर्द कुछ मंजर देखा तो उनका दिमाग ठनका और उन्हें लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है इस फ़कीर के पास। लोगों की आस्था ऐसी नहीं है कि पानी की किल्लत भी ये शख्स दूर कर सकता है, कैसे करेगा भाई। जब आगे तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे ये फ़कीर का घर है उसके आसपास सांप, नेवला, तेंदुआ, इसके अलावा हिरन, ये सारे लोग एक साथ हैं और एक साथ खेल रहे हैं। अब बड़ी अजीब, सांप और नावला एक साथ कहाँ हो सकता है? नेवला और सांप दोनों के दुश्मन हैं, हिरन भी और तेंदुआ भी है, लेकिन यहाँ सब वैसे ही रह रहे हैं। तो उन्हें लगा कि इस शख्स के अंदर कुछ शक्ति होगी, वरना वो जानवर जो एक दूसरे को शिकार करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे का निवाला बना लेते हैं, वो एक साथ एक ही जगह पर एक ही इलाके में कैसे ऐसे रह सकते हैं प्यार मोहब्बत से। अब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये फ़कीर साहब कुछ तो होंगे। थोड़ी देर के बाद अब वो फ़कीर रहीम के सामने वो मिले। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ लोगों की एक दिक्कत है, पानी की ज़बरदस्त किल्लत है, गर्मी का महीना है, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं इन लोगों की इस फरियाद को कैसे पूरा करूँ, मैं पानी का इंतज़ाम कहाँ से करूँ। फ़कीर ने सारी बातें सुनी, फिर उन्होंने कहा कि एक वादा करो, जब पानी तुम्हें मिल जाएगा तो जहाँ इस वक्त मैं हूँ क्या वहाँ तक तुम पानी पहुँचा सकते हो? यूँ नहीं, मतलब पानी की सप्लाई वहाँ तक है। अब ये सुनते ही रहीम सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ अगर पानी मुझे मिल गया तो मैं यहाँ तक पानी लेकर आऊँगा। ये सुनते ही फ़कीर वहाँ से उठे और अंदर अपने कमरे में चले गए। एक छोटा सा कमरा क्या बस एक जो फ़कीरों का होता है। अंदर गए और बाहर आते हैं तो रहीम चौंक उठते हैं, देखते हैं फ़कीर के हाथ में एक पिंजरा है और उस एक पिंजरे में बीच में एक पार्टीशन है। एक तरफ पार्टीशन के तोता एक कैद है और दूसरी तरफ एक मैना कैद है। अब वो लाकर पिंजरा उन्होंने रहीम के सामने रख दिया। अब पहली बार तो देखकर ही रहीम को ये ख्याल आया कि अभी जो मैं देख रहा हूँ इनके घर में सब आज़ाद है, तेंदुआ भी है, हिरन भी है, सांप भी है, नेवला भी है, और भी कई ऐसे जानवर हैं, मोर भी है, और सब वहीं खुले में घूम रहे हैं। इस तोता और मैना को इस फ़कीर ने एक पिंजरे में कैद क्यों रखा है? पर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तब उस फ़कीर ने खुद कहा कि ये पिंजरा मैं तुम्हारे सामने खोलता हूं, अब इसमें से ये दोनों आज़ाद होंगे, ये तोता और मैना, और ये उड़ेंगे। तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस इस तोता और मैना का पीछा करना। ये उड़ते रहेंगे और जिस दिशा में जाएंगे तुम्हारे लोग उसी दिशा में जाएंगे, और उस दिशा में जाने के बाद जिस जगह पर ये तोता और मैना बैठकर अपने दोनों पंख खोल देंगे उस जगह पर पानी की तलाश करना। अब बात बड़ी अजीब थी कि एक तोता मैना एक पिंजरा से उड़ेगा और उसके बाद वो एक जगह रुकेगा और फिर वहाँ पे पानी मिलेगा। और साथ में फ़कीर ये भी कह रहे हैं कि अपना दिमाग मत लगाना, जिस डायरेक्शन में ये उड़ेगा उसी डायरेक्शन में इसको फॉलो करना है, और जहाँ ये किसी भी जगह पर बैठ कर दोनों पंख फैला दे बस उस जगह और उसके इर्द गिर्द तुम ढूंढना, तुम्हें पानी मिल जाएगा और इस बुरहानपुर की पानी की दिक्कत दूर हो जाएगी। जब ये हुआ तो रहीम जो है वो दोहा लिखने के लिए मशहूर, तो उन्होंने उस वक्त 2 लाइनें लिखी थी जो आज भी है, इतिहास के पन्नों में है। वो लाइनें इसी कहानी के बाद है, जब फ़कीर ने कहा कि ये उड़ेंगे दोनों तोता और मैना और जहाँ बैठेंगे पंख फैलाएंगे वहीं पे पानी ढूंढना। तो उस पर उस वक्त रहीमन ने 2 लाइनें लिखी। वो लाइन ये थी, एक लाइन तो उनकी पहले की थी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, लेकिन जब फ़कीर ने यह बात कही तब उन्होंने 2 लाइनें लिखी दोहा कि रहीमन खोजत धरती पर पर्वत ताल तलैया, रहीमन खोजत धरती पर पर्वत ताल तलैया, तोता मैना राह दिखावे चलता जा बौरैया। मानी कि तोता और मैना रास्ता दिखाएगा और आप चलते चलो। अब साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम धरती पर पानी ढूंढ रहे हैं और वो पर्वत ताल तलैया की तरफ ले जा रहा। क्यों? जब इस कहने के बाद फ़कीर ने उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला, तोता मैना दोनों बाहर निकले और वो दोनों तोता मैना अब एक दिशा में उड़ने शुरू हुए। रहीम और उनके लोगों को लगा था कि जो ज़मीन की तरफ से निचला इलाका है अमूमन पानी उधर ही मिलता है, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में उड़ रहे उस तरफ जिधर पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई है, और ये दोनों तोता मैना अब ऊंचाई की तरफ उड़ रहे हैं। वहीं पे एक असीर पहाड़ी भी है बहुत मशहूर,
जिसका किस्सा अश्वत्थामा से जुड़ता है महाभारत के, वो फिर कभी। तो अब तोता मैना उड़ रहे हैं और ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। रहीम के साथ साथ के जो लोग वो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन परेशान कि ये क्या है, हम तो सोचे थे कि इस डायरेक्शन में जाएगा, पानी इधर है, क्योंकि हर एक को लगता था पानी उस तरफ तो होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये उल्टी दिशा में उड़ रहे और वो भी ऊंचाई की तरफ। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि फ़कीर ने कहा था अपना दिमाग मत लगाना, जिस डायरेक्शन में जोड़े उसी तरफ बस चलते जाना और इंतज़ार करना कि ये कहाँ पे बैठते हैं, और बैठने के बाद ये दोनों पंख फैलाएंगे। पीछा करना शुरू, चलते चलते वो दोनों पहाड़ी पर तोता मैना पहुँच गए। पहाड़ी पर जाने के बाद धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए वो एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं, और उस पत्थर पर बैठते ही अपने दोनों पंख खोल देते हैं। रहीम के सारे लोग देख रहे हैं। जब पंख खुले तो उन्हें लगा फ़कीर ने तो यही कहा था, लेकिन उन्हें बड़ा ये भी लग रहा है कि ये इस पहाड़ी इलाके में यहाँ पे पानी कहाँ से। लेकिन फ़कीर ने कहा था दिमाग नहीं लगाना, जहाँ पे वो बैठेंगे पंख खोलेंगे वहीं पे पानी तलाशना है। पंख को फैलाते ही अब दोनों तोता मैना उड़ गए। अब उनके उड़ते ही सारा ध्यान अब उनका उस जगह पर है, क्योंकि फ़कीर ने यही कहा था। अब किसी ने भी तोता मैना की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनका काम हो गया था। तोता मैना उड़े, एक जगह पर बैठे और पंख फैला दिया, फ़कीर ने यही कहा था, और पानी वहीं होगा। तो अब सारे लोगों का ध्यान तोता मैना से हटकर उस जगह पर आ गया। अब ये हुआ कि यहाँ पे खोदो। जिस पत्थर पे तोता मैना बैठे थे वो पत्थर बहुत बड़ा था, तो ये हुआ कि सबसे पहले इस पत्थर को ही हटाया जाए। लगे सब, जब पत्थर को किनारे से खोदना शुरू हुआ, अचानक वो पत्थर धड़ाम से नीचे की तरफ चला गया, और थोड़ी ही देर नीचे जैसे ही गया, एक पानी का छपाक से ऊपर पानी आया। लोगों के चेहरे गीले हो गए। फिर उसके बाद देखा गया तो पता चला वहाँ नीचे बहुत बड़ा एक सुरंग है, और करीब 80 फीट नीचे पानी है, और पानी ही पानी है। अब जब ये देखा पत्थर हटाने के बाद, लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं। अब ये हुआ पानी तो है, और पानी बेपनाह है, और इस पानी से पूरे बुरहानपुर की प्यास मिट सकती है। अब फ़कीर की कही हुई बात सच साबित हो गई। पानी अब बुरहानपुर कैसे पहुंचता है ये आगे, लेकिन अभी तोता मैना। तो अब तोता मैना की तरफ तो ध्यान दिया नहीं, क्योंकि पानी मिल चुका था, लोगों का ध्यान हट गया। अब जब पानी मिल गया तो अचानक रहीम को याद आया कि पानी तो मिल गया, फ़कीर साहब ने सही कहा था। अब ये तोता मैना कहाँ है, क्योंकि इनको वापस लौटाना है फ़कीर के घर जाकर, क्योंकि ये अगर ना लौटाऊं तो पता नहीं वो क्या सोचे। अब सबको उन्होंने फ़ौरन कहा तोता मैना कहाँ, ढूंढो। अब आसपास सब ढूंढ रहे हैं। कुछ दूरी पर एक झाड़ी थी पेड़ की, उस झाड़ी के नीचे अचानक एक की नज़र पड़ती है। वही तोता मैना, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े। दोनों की जो विंग्स हैं, तोता और मैना के जो पंख हैं, वो एक दूसरे से मतलब अपोजिट साइड में लिपट कर वहाँ पे पड़े हुए हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे का गला घोंटा, और वो वैसे ही चिपके हुए, एक का सर दूसरी तरफ, दूसरे का अपोजिट साइड में, एक का सर एक की पंख में, दूसरे का दूसरे की पंख में। तो वो जब चिल्लाए वहाँ पहुँचे लोग तो देखा कि दोनों दम तोड़ चुके, उनमें कोई जान नहीं है। अब रहीम घबरा गए कि एक फ़कीर के पास गए, उन्होंने अपनी अमानत दी, और ये तो यहाँ मर गए दोनों। और देख के लगा कि किसी ने इनको मारा नहीं है, बल्कि वो जो दिख रहा था वो ये था कि इन दोनों ने सुसाइड किया एक दूसरे को मारकर। अब क्या करें, उन्होंने कहा इसको उठाओ। अब दोनों तोता मैना की लाश लेकर पूरी इज्जत के साथ रहीम वापस बुरहानपुर आते हैं। उधर कुछ लोगों को पानी के लिए बाकी और तलाश जो है कहते हैं जारी रखो। अब बहुत डरते हुए कि पता नहीं फ़कीर क्या कहेंगे, उसी फ़कीर के घर वापस जाते हैं। बाकायदा तोता मैना की लाश उनके पास है, मुर्दा तोता मैना। वो जाते और जाते ही कसम खाते हैं कि आप जिस भी को मानते हैं उसकी कसम खाकर कह रहा हूँ फ़कीर बाबा कि हमारे आदमी में से किसी ने भी इस तोता मैना को नहीं मारा, बल्कि थोड़े दिन के लिए हमारा ध्यान हटका, उसका हमने ढूंढा तो ये दोनों इस हालत में मुर्दा मिले थे। फ़कीर ने दोनों की तरफ देखा, उन्होंने कहा रख दो, रख दिया। फ़कीर ने कहा मुझे ये जब पिंजरा खोला था तभी मुझे मालूम था कि दोनों जिंदा नहीं लौटेंगे। तो रहीम ने पूछा ऐसा क्यों? फ़कीर ने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पुरानी बात है, मैं उसी पहाड़ी पर जिस पत्थर पर ये दोनों बैठे थे वहीं से गुजर रहा था, तो वहाँ देखा मैंने कि एक अजगर सांप था, और मैं वहाँ चुके बैठा हुआ था, तो इन दोनों के जो माँ बाप थे तोता और मैना के, उनको अजगर निकल गया। अब ये दोनों बहुत छोटे थे और वहीं पे थे। अजगर शायद अब इनको भी अपना निवाला बना लेता, लेकिन मैंने इन दोनों को उठाया और उठाकर अपने साथ ले आया,
और तब से लगातार, चूँकि ये छोटे थे, मैं अपने हाथों से जो इनका खाना होता है उसको मसल मसल कर छोटी छोटी एकदम कण टाइप की चीज़ें इनके मुंह में डालता और इनको खिलाता। धीरे धीरे बड़े हुए। फिर मैंने इनको पिंजरे में रखा। एक दिन मैंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को चोंच से चोंच मिला रहे हैं, और उस दिन मैं ये देखकर घबरा गया कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक पिंजरे में एक पार्टीशन की, दोनों को अलग भी नहीं कर सकता था, लेकिन एक पिंजरे में एक पार्टीशन करके दोनों को उसी में बंद कर दिया, ताकि एक दूसरे से चोंच भी ना मिला सकें, लेकिन रहें उसी पिंजरे में। तो रहीम ने पूछा कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई कि ये चोंच से चोंच मिलाते हैं। उन्होंने कहा कि ये कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ था। ये तोता और मैना दो अलग ज़ात के थे, ये तोता और मैना दो अलग बिरादरी के हैं, और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और शायद ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, क्योंकि इनका प्यार कहीं से जायज़ नहीं हो सकता था। दोनों अलग अलग, मतलब कायदे से ऐसे देखें कि कहने का मतलब यह है कि शायद तोता तोते के ही बिरादरी में शादी करे या प्यार करे, मैना मैना में, लेकिन तोता और मैना दो अलग अलग नस्ल के परिंदे, वो एक दूसरे से प्यार करने का हक नहीं रखते। तो इसलिए मैंने इनको बंद कर दिया। अब जब आप आए और पानी की बात की तो मुझे मालूम था ये पानी तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता था कि आज जब मैं इनको आज़ाद कर रहा हूँ तो ये जिंदा नहीं लौटेंगे। उसकी वजह थी, जब ये गए इन्होंने अपना काम किया, उसी जगह बैठे अपना पंख फैलाया, आप लोगों का ध्यान पानी की तरफ था। फिर ये दोनों उड़े, और उड़ने के बाद अंदीनों को यह ख्याल था कि अब हम आज़ाद हो गए, अब हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, अब हम दोनों एक दूसरे से खुलकर प्यार कर सकते हैं। बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो खाना खिलाने वाला अपने हाथों से वो फ़कीर जिसने जान बचाई वो नहीं है, और उसने जिस तरीके से पाला है, अगर हम वापस उसके पास नहीं गए तो ये धोखा होगा, फरेब होगा। लेकिन अगर जाते हैं लौटकर तो फिर हम दोनों जुदा हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। तो क्या करें? तो उन दोनों ने फैसला किया कि ऐसा कुछ करते हैं कि उस फ़कीर के साथ हम धोखा भी ना करें, उन्हें दुख भी ना पहुंचाए, और इस दुनिया में फिर रहने का कोई मतलब भी नहीं है जहां दो अलग अलग ज़ात, नस्ल और इस तरह के लोगों को प्यार करने वालों को अलग करता है। तो उससे अच्छा है कि हम दोनों मर जाते हैं, तो इससे फ़कीर की इज्जत भी रह जाएगी और हमारी मोहब्बत भी रह जाएगी। और इसी के बाद उन दोनों ने एक दूसरे का गला घोट दिया। जब रहीम ने ये सुना तो रो पड़े। इसके बाद उसी जगह पर जहाँ इन फ़कीर का हुजरा था, हज़रत लतीफ़, वहाँ एक कब्र खुदवाई और तोता और मैना को एक साथ बराबर बराबर में दो कब्रों में दफना दिया। ये बात 1603 की है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी कब्र की है, उसी तोता और मैना के कब्र की है। आज 1603 के बाद हम 2024 में हैं। आज भी बुरहानपुर में इस तोता और मैना की कब्र मौजूद है, और मैं यहीं था अभी लास्ट 2 दिन। और वहां जाने के बाद इतिहास की इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, तो पता चला कि ये जो तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, बेशक पुरानी हो गई क्योंकि 1603 की बात है, लेकिन ये हवाई गाना नहीं था, बल्कि ये हकीकत थी। इस तोता मैना की ये कब्र बुरहानपुर में आज भी मौजूद है, और तमाम लोग वहाँ पहुँचते हैं। हालांकि अफसोस की बात यह है कि कहानी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और ये कहानी मैंने कहा ना जैसा हवाई नहीं है। बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन यहाँ पहुँचे और उन्होंने इस कहानी को, एक कहानी पे मोहर लगाई। ब्रिटिश एम्बेसडर हुआ करते थे थॉमस रो, वो भी गए यहाँ पर और उन्होंने बाकायदा इस पर एक बुक लिखी। इत्तेफाक से मैं खुशनसीब था कि जब बुरहानपुर गया तो मुझे भी इस कहानी के बारे में पता नहीं था। वहाँ के एक हिस्टोरियन है, क्या जीनियस आदमी है, मतलब मैं उनके साथ 2 दिन रहा, मैं उनका फ़ैन हो गया। कमरुद्दीन फ़लक, ये जो आप कब्र और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में मुझे फ़लक साहब ने बताया, और इन्होंने बाकायदा इनकी बहुत सारी चीज़ें टाइम्स ऑफ इंडिया और यहाँ वहाँ बहुत सारे आर्टिकल, हिस्ट्री की ये खोज यही करते रहते हैं। तो इनसे पता चला ये जो कब्र है यहाँ तोता मैना की, इसके आसपास में और भी कब्रें हैं, हिरन की है, मोर की है, तमाम लोगों को इसी तरह दफनाया गया था। और इन सब के बीच में खुद जो सबसे बड़ी कब्र है वो उसी फ़कीर की है, हज़रत लतीफ़ की, उनको भी उसी जगह दफनाया गया। तो आस पास में तोता मैना, हिरन और भी परिंदे, और बीच में उनका वो फ़कीर जिसने सबको एक साथ रखा था, उस फ़कीर की कब्र है। और ये अब भी मौजूद है बुरहानपुर में। दिल्ली से अगर आप जाते हैं बुरहानपुर तो मुश्किल से 1200 किलोमीटर है, भोपाल से जाते हैं तो करीब 350 किलोमीटर है, इंदौर से जाते हैं तो लगभग 225 किलोमीटर है।
कमरुद्दीन फलक साहब, आपका वाकई शुक्रिया दिल से, इतना वक्त देने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए, इतना कुछ बताने के लिए। और मैंने फिर रिसर्च किया और ये सारी चीज़ें वहाँ पाई, तो वाकई, और आपसे फिर ज़रूर मिलूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं कि वो जगह है जहाँ पर मुमताज़ महल, मतलब आप सोचिए कि ताजमहल आगरा में ना होता बल्कि बुरहानपुर में होना था। ये हकीकत है। सिर्फ एक वजह से बुरहानपुर में ताजमहल नहीं बन पाया, लेकिन मुमताज़ महल ने आखिरी जो सांस ली बुरहानपुर में ली। उनकी लाश एक कब्र के तौर पर आखिरी 6 महीने तक इसी बुरहानपुर में रही। मुमताज़ महल की कब्र बुरहानपुर में है। उसका किस्सा किसी और दिन डिटेल में आपको सुनाऊंगा, कैसे वो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए बुरहानपुर में मौत हुई और कैसे बुरहानपुर में ही ताजमहल बनना था लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद बुरहानपुर से करीब 4000 मजदूर फिर आगरा गए जहाँ पे ताजमहल बनाया, और वो 4 के 4000 मजदूर कभी लौट कर बुरहानपुर नहीं आए। ये भी अपने आप में कहानी है। जिस तोता मैना के गाने की मैंने आपको बात की, इत्तेफाक से बुरहानपुर से वो खंडवा भी मुश्किल से 70 से 80 किलोमीटर दूर है। तो मैं किशोर दा के घर भी गया और उस घर को देखकर जो अफसोस हुआ है वो किसी दिन कहानी में आपको पूरी तस्वीर के साथ दिखाऊंगा। तो ये थी आज की कहानी, और इस कहानी के असली हीरो जो है वो सच में कमरुद्दीन फलक हैं, जिन्होंने दिखाया और इन तक जो पहुंचाया वो भुवनेश सेंगर, हमारे पुराने साथी, हमारे साथ काम किया, वो MP में हैं। थैंक यू भुवनेश, थैंक यू कमरुद्दीन फलक साहब, थैंक यू बट्टू भाई, और वो तमाम लोग जो वहाँ मिले, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। तो ये थी आपकी कहानी। मैं दिल से चाहता हूँ, बहुत सारी खून खराबे ऐसी वैसी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इससे हौसला भी बढ़ेगा। और हाँ, ऐसी जगहों पर विजिट ज़रूर करना चाहिए जहाँ पे पूरा एक इतिहास है। सिर्फ एक तो ये है, बुरहानपुर जैसी न जाने कितनी जगह हैं। तो और एक ये भी है कि बुरहानपुर के नाम को लेकर भी बुरहानपुर और फिर ब्रह्मपुर भी कहा गया। और जहाँ तक उस पानी की बात है, तो फिर वो रहीम थे जिन्होंने उस पहाड़ी से उस पानी को एक नए तरीके से पाइप के ज़रिए पूरे बुरहानपुर तक पहुँचाया और उस फ़कीर के हुजरे तक भी पहुँचाया। और ऐसी उन्होंने एक टेक्निक उस वक्त इस्तेमाल की थी कि हर मोहल्ले में सिर्फ आप क्यों अंदर पाइप है अंडरग्राउंड, उस ज़माने में 1600 में, और एक हुक खोलिए और पानी आपके सामने है। और आज भी ये जो टेक्निक है ये वहाँ पे मौजूद है, और इसका नाम है कुंडी भंडारा। मतलब एक कुंडी खोलिए और पानी निकल जाएगा। और आज भी है ये, आज भी बुरहानपुर के लोग इसको पीते हैं। कई बार इसका नाम बदला भी था, एक बार खूनी भंडारा भी किया गया था, लेकिन फिर ये हुआ कि कुंडी भंडारा। तो ये कुंडी भंडारा अपने आप में उस वक्त की इंजीनियरिंग की लाजवाब टेक्निक। तो कुंडी खोलिए, पानी लीजिए। ये सब किस वजह से हुआ और बुरहानपुर की ये प्यास क्यों मिटी? एक तोता मैना, उसकी मोहब्बत और उसकी कुर्बानी की वजह से। इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनामिका, इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनामिका। और ये शैलेंद्र जी की बिटिया हैं और शैलेंद्र भाई एयरफोर्स में हैं, वेरी गुड सर। साथ ही विभोर भट्ट, कमाल करते हैं आप विभोर भाई। इनकी पत्नी का बर्थडे और नाम तो लिखा ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, डांट खाइए आप पत्नी से, बट हैप्पी बर्थडे विभोर भाई, आपकी वाइफ को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। आयुष्मान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष्मान। और ये भेजा है रेनू मलिक और सुरेंद्र पुनिया ने। साथ ही मिथिलेश यादव, इनका 10th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मिथिलेश। इसके अलावा प्रिया धर, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रिया। और ये भेजा है गुलशन सिंह ने। साथ ही ध्रुवी कुशवाहा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ध्रुवी। और ये आकाश जी की बिटिया हैं। आराध्या, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आराध्या। और ये राजेश सोलंकी जी की बेटिया है और भेजा बुद्धि प्रकाश ने है। स्नेहा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्नेहा। और ये भेजा रोमिन भट्ट ने है। इसके अलावा जयश्री तायड़े और कमलाकर तायड़े, इन दोनों की एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। प्रिया शर्मा, थैंक यू सो मच, इन्होंने पूछा आपकी फिटनेस का राज क्या, मुझे खुद ही नहीं पता है, जिस दिन सच में पता चलेगा बता दूंगा। लक्ष्मी प्रसाद, थैंक यू सो मच। पूजा शर्मा, एक कहानी की फरमाइश की है। शुभम बाग, थैंक यू सो मच आपका भी। और थैंक यू सो मच बुरहानपुर के उन तमाम लोगों का जिन्होंने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया, तमाम लोगों का, जिनमें अपने जय साहब भी हैं खंडवा के। तो और वापसी में जब आ रहा था तो ट्रेन में हमें 4-5 क्राइम तक फैमिली मेम्बर मिले, उनमें एक डॉक्टर मिली, एक और भी मिला, 3-4-5 टेबल के। तो थैंक यू, और हमेशा सब अच्छे रहो, खुश रहो, यही मेरी दुआ है। तो मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, लेकिन अपनी जो राय है इस कहानी को लेकर ज़रूर भेजिएगा, और मौका मिले तो ज़रूर बुरहानपुर की तरफ एक बार देख कर आइएगा। तब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।